आप सभी का स्वागत है इन द डिस्कशन ऑफ टेस्ट नंबर 10 फेज 1B फाइनल टेस्ट सीरीज नीट 2023। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इज फिजिक्स। सेक्शन ए का पहला सवाल, 3 आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ईच ऑफ चार्ज 1 microcoulomb uniformly distributed and radius 1 meter are kept that each touches the other two। तो कुछ ऐसा है, 3 स्फीयर्स रखते हैं and this is the arrangement. Magnitude of electric force on any sphere due to the other two। सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर्स है। अब इस स्फीयर के लिए बाकी दो स्फीयर बाहर है, सो बाय दैट लॉजिक दिस स्फीयर कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। सेम लॉजिक अप्लाइज टू ऑल, यानी एवरी स्फीयर कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। So if I make lines joining the center, you could see charge which is Q, that is 1 microcoulomb. Similarly 1 microcoulomb, ये भी Q और ये भी 1 microcoulomb would be there। और दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2 मीटर होगा। जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस 1 + 1 दैट विल बी 2 मीटर। अब किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। लेट मी कंसिडर दिस, ड्यू टू दिस गिवन चार्ज फोर्स विल बी अवे एंड मैग्नीट्यूड इज एफ। तो एफ की वैल्यू लिख लेते हैं, के दैट इज 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 वो मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय r² दैट इज 4। सिमिलरली ये चार्ज और ये चार्ज दे वुड ऑल्सो रिपेल and by the same magnitude of force। अब सीधी सी बात है, दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं and the angle between them is 60 degree, so resultant force Fn will come here। और Fn की वैल्यू कितनी होगी? The value of Fn will be 2f cos, वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री था, so cos 60/2 यानी cos 30, और ये बना √3 मल्टीप्लाइड बाई एफ। भाई एफ की वैल्यू यहाँ है, √3 का मतलब 1.732, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ इट्स ऑल दैट मल्टीप्लिकेशन विच इज रिमेनिंग। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 4 kg, इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल इन ग्रेविटी फ्री स्पेस में हॉरिजॉन्टली हम रोटेट करवा रहे हैं। तो जो स्ट्रिंग है, the length of that string is 169 meter and this is moving in circular track। ग्रेविटी नहीं है और अगर ये सर्कुलरली मूव कर रहा है तो इसे एक सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और साफ सी बात है टेंशन इज एक्टिंग एज द सेंट्रिपिटल फोर्स। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन यानी v की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। आइए पहले इक्वेशन लिखते हैं। टेंशन इज MAC जो कि v²/r, r के बदले में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिख देते हैं। ये स्ट्रिंग में जनरेट हुई टेंशन है एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर आप देखोगे, यू नो मैक्सिमम टेंशन कितना विथस्टैंड कर सकती है, 4 न्यूटन, यानी दिस टेंशन शुड बी लेस देन या आखिरी कंडीशन में इक्वल टू 4। बस इससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी फॉर दैट गिवन रेंज। मास इज 4 kg मल्टीप्लाइड बाय v² बाय लेंथ इज 169 लेस देन इक्वल टू 4। 4 और 4 कट जाएगा, सो v वुड बी लेस देन इक्वल टू √169, यानी v इज लेस देन इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो v लेस देन इक्वल टू दिस मच, इसी का मतलब है दिस इज द मैक्सिमम स्पीड अप टू विच दिस स्ट्रिंग कैन बी रोटेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है। ऑलराइट, सो इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है दैट इज अल्फा, जिसके अपर पोर्शन स्मूथ है, लोअर पोर्शन रफ है, और स्मूथ और रफ का जो रेशियो है वो m/n है।
यानी कि इफ दिस लेंथ आई टेक एज mx, ये लेंथ बनेगा nx, दैट्स हाउ इट कम्स। अब एक ब्लॉक को हमने यहां से रिलीज किया है और क्वेश्चन ये भी कहता है द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एट द फुट, यानी कि अगर इनिशियल स्पीड 0 है, द फाइनल स्पीड दैट इज 0 एज वेल। इसके बेसिस में हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये कैलकुलेट करना है। लेट्स डू। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फ्रिक्शन का जो काम है वो इस सरफेस में है, ऑन द रफ सरफेस, सो दैट इज माइनस म्यू m डैश g cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय nx। मास को मैंने m डैश लिखा है बिकॉज रेशियो में भी m है, so not to get confused, and that is equals to change in kinetic energy that is 0, change in potential energy minus क्योंकि the height has decreased, और m dash g, और मुझे ये height चाहिए, so clearly that will be mx plus nx multiplied by sine of alpha, isn't it? ये entire length का sin alpha is this particular height. चलिए कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिस गेट्स कैंसिल देयर, m डैश g दैट गेट्स कैंसिल देयर। तो आइए म्यू की वैल्यू दैट इज cos अल्फा को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ, sin अल्फा बाय cos अल्फा दैट इज tan अल्फा, और nx से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा m बाय n प्लस ऑफ 1, यानी कि tan अल्फा m प्लस n डिवाइडेड बाय n, और ये कहाँ है? चलिए पहला ऑप्शन में वी गॉट दिस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, 2 ब्लॉक्स है ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg, सो दिस इज 2 kg, दिस इज 4 kg, राइट, और साथ ही साथ they are interconnected by an ideal spring of spring constant 200 Newton per meter. स्मूथ सरफेस में रखा गया है, इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है, एंड द ब्लॉक बी इज गिवन अ राइटवर्ड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार मैक्सिमम एक्सटेंशन के दौरान both the blocks would be moving, right? And the characteristic feature, both will move with the same velocity. ये है maximum elongation का characteristic. देखो, अगर एक यूनिट फिक्स्ड होता, मान लेते कनेक्टेड टू अ वॉल, तो मैक्सिमम elongation में इसकी वेलोसिटी 0 होती, बट व्हेन बोथ आर मोबाइल, मैक्सिमम elongation के दौरान द वेलोसिटी विल बी इक्वल। निकालना था xm, हमने एक और वेरिएबल जनरेट कर लिया, दैट इज v, यानी कि 2 अननोन्स आ गए, तो 2 इक्वेशन के लिए वी गॉट टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। देखो, अगर आप a और b दोनों को एक सिस्टम लोगे, ऑल द फोर्सेस आर इंटरनल एटलीस्ट अलोंग x डायरेक्शन, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अलोंग x। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लिखें, ऑफ कोर्स दिस इज 2 kg, दिस इज 4 kg, फाइनल मोमेंटम दोनों के मिला के 6v है, 2v प्लस 4v, और इनिशियल मोमेंटम 2 का तो मोमेंटम 0, 4 का मोमेंटम 40, तो इससे मुझे v की वैल्यू 20/3 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। सिर्फ इतना भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द स्पीड व्हेन द इलोंगेशन इज मैक्सिमम। आगे हमें इलोंगेशन निकालना है, तो लेट्स यूज एनर्जी कंजर्वेशन। भाई, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू 6 ऑफ वी स्क्वायर, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में यू ऑल्सो नीड टू राइट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो है हाफ इंटू के मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैक्स स्क्वायर। क्योंकि ये सिचुएशन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, सो मैकेनिकल एनर्जी वुड बी कंजर्व्ड। इसको इक्वेट करेंगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी से, सो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इनिशियली केवल काइनेटिक एनर्जी है और वही है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। v की वैल्यू यहां डाल लीजिए, एंड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्यूशन हियर।
and that's not difficult at all. Solve कीजिए, you will get 2 by root 6 meter, यानी कि option number 1. Question number 5 पे चलते हैं. एक square loop है of side A and बगल में एक long straight wire है. Both are coplanar. Now we have to calculate the mutual inductance between the wire and the loop. Mutual inductance में क्या करते हैं? एक को करंट देते और दूसरे पर फ्लक्स निकालते हैं, एंड देन phi by I इसकी वैल्यू यही होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो चलिए, गिविंग करंट I टू दिस, हाउ मच विल बी द फ्लक्स. लेकिन इस बार I के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, because at different location the value of magnetic field that is different. So clearly this case demands integration. So what we'll do, at a distance x, I will take a strip. This strip would be a rectangle where this side is A and this side is dx. At least for this strip, magnetic field is uniquely defined. तो इस पे जो small flux है वो है mu naught I by 2 pi multiplied by x into A dx. This is A, this is dx. This is the elementary flux. इसी को integrate करते हैं with suitable limit, that will be the total flux with this loop. x का जो limit है starting from here, x equals to A से यहाँ तक x equals to 2A. Okay, phi is equals to mu naught I A by 2 pi. ये constant है. देखो dx by x natural log x बनेगा. Put the limit, you would get natural log 2a by a, और ये a भी cancel होगा, so ultimately natural log 2. अब इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालें? फ्लक्स ऑन द लूप बाय करंट ऑन द वायर, यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी इसको I से डिवाइड करते हैं, म्यू नॉट a बाई 2 पाई natural log 2, and that is present in option number 2. Question number 6. A face of prism has refracting angle 30 degree. तो चलिए साथ ही साथ ये बना लेते हैं. I have this prism and this angle is 30 degree. और ये जो face है that has been silvered, so this acts as a plane mirror, है ना? First phase में light is incident at an angle 45 degree. Refraction के बाद when it reflects, the ray retraces its path. तो हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. जब भी रीट्रेसिंग का क्वेश्चन आ जाए, फोकस ऑन द फाइनल पार्ट. देखो फाइनल पार्ट में व्हेन लाइट इज इंसिडेंट इन दिस मैनर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो दिस गिवन लाइट विल रीट्रेस द पाथ, और आगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी विल ऑटोमेटिकली टेक केयर. तो जब भी रिवर्सिबिलिटी आ जाए हम आखिरी फेज पर फोकस करते हैं. सोचिए ये लाइट रे अगर बाहर से आती, हाउ वुड इट कम? दिस इज द नॉर्मल, सो दिस वुड बी द लाइट रे, और ये है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये भी गिवन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 45 डिग्री. लिटिल बिट ऑफ ज्योमेट्री यूज करते हैं. नाउ यू कैन सी ये 90, ये 30, तो ये 60 बनेगा, ये नॉर्मल है तो दिस एंगल विल बी 30. सो फोकस हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है. स्नेल्स लॉ यूज करते हैं. 1 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस साइड इनटू साइन 45 इज म्यू साइन 30. सो क्लियरली द वैल्यू ऑफ म्यू इज गोइंग टू बी 2 बाय रूट 2, और इसी को हम रूट 2 लिखेंगे. ऑप्शन नंबर 3 ऑफ कोर्स. क्वेश्चन नंबर 7. A charge capital Q is divided into two charges Q1, Q2 and separated by a certain distance. Force of repulsion between them will be maximum for what combination? आम क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है, जिन्हें ये रिजल्ट याद है सीधा उनके लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. बट फॉर यू लेट मी डिराइव इट. एक चार्ज को Q1 मानेंगे तो अगला चार्ज Q माइनस Q1 ये बनेगा
separation between them is R. What is the force of interaction? That is K Q1 multiplied by capital Q minus Q1 upon R square. तो जी ये बनेगा K Q1 capital Q minus of Q1 square upon R square. जरा ध्यान से देखिए, सेपरेशन फिक्स्ड है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न ढूंढना है ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, यानी कि Q1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए ऑफ कोर्स हम रखेंगे dF by dQ1 is 0, यानी कि K by R square, और डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे कैपिटल Q तो कांस्टेंट है ही, Q1 का डेरिवेटिव इज 1 माइनस 2Q1 इक्वल्स टू 0, यानी कि Q1 इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई 2, ऑप्शन नंबर 3। सेम पैटर्न ग्रेविटेशन में भी एप्लीकेबल है कि इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स ताकि फॉर अ गिवन सेपरेशन फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 8, 3 वेक्टर्स है, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, और the condition is this: A vector plus B vector plus C vector is 0. Angle between A vector and B vector. इसका मतलब है A vector plus B vector will be minus C vector. A vector और B vector का जो addition है उसका magnitude क्या बनेगा? Under root A square plus B square plus 2AB cos theta, और इधर minus C vector का magnitude that is C. तो यहां पर वैल्यू रखते हैं, सो दिस इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस ऑफ थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व करने पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 आती है एंड थीटा विल बी 90 डिग्री, रेडियन में पाई बाई 2। वैसे भी अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिकल सेंस, 12 और 5 पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू देखोगे, हाइपोटेन्यूस 13 तभी होगा जब 12 और 5 के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एक यूनिक कंडीशन है, नहीं तो जनरल टेक्निक आपके पास यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जब रेडियस वेक्टर 30 डिग्री से रोटेट करता है। तो देखो, इनिशियल रेडियस वेक्टर यहां है, फाइनल रेडियस वेक्टर ये है। मजे की बात, रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है इनिशियल टू फाइनल। सो इफ आई राइट दिस एज आर इनिशियल वेक्टर, ये है आर फाइनल वेक्टर। ट्राइंगल लॉ से साफ देख सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट इज आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। यानी कि मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, आई नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, और दिस टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच वेक्टर दैट इज सेम, तो ये बनेगा 2r साइन ऑफ द एंगल दैट इज 30 बाई 2, वो बनेगा 15। जब दो वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं तो यहां कॉस आता है, इक्वल मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां साइन आता है। ऑप्शन नंबर 3 ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 10, एक कैलोरीमीटर है जिसमें 100 ग्राम आइस है एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड x ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू इट, और द फाइनल कंटेंट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ 40 डिग्री सेंटीग्रेड मरकरी। ये कहने का मतलब ही है कि फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री होगा। जरा समझो, जब हम थर्मोमीटर डाल के टेम्परेचर मेजर करते हैं तो सोल्यूशन और थर्मोमीटर तो इक्विलिब्रियम में ही तो आते हैं। So basically this thing means the final temperature is 40 degree centigrade. तो हो क्या रहा है, ये आइस 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक पहुंच रही है। तो आइए इसको पहुंचाते हैं। पहले आइस एट -20 से आइस एट 0, m c टेम्परेचर डिफरेंस 20, यानी आइस 0 तक पहुंच गई। फिर इस आइस एट 0 को वाटर एट 0 पे ले आते, ml, और ये जो पानी बना इसको 40 डिग्री तक पहुंचाना है, सो एम सी इंटू डेल्टा थीटा 40, और ये जितनी भी हीट चाहिए वो कहां से मिलेगी? द हीट रिलीज्ड बाय x ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री, सो m दैट इज x
C1 और 80 से 40 तक आना, the temperature difference is 40. चलिए ऐड करते हैं. So how much is this going to be? This is going to be 50 into 20, 1000 plus of 8000 plus of 4000. That will be equals to 40 multiplied by x. So clearly x की value gram में you would get as 325.